नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSHISR। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कच्चे गोबर और सलरी का, गोबर गैस प्लांट से जो सलरी निकलती है, उसका सीधा प्रयोग फसलों में ना करें, और अगर करें तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर गोबर और गोमूत्र का जो पानी होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जैसे गौशाला के नज़दीक या हमारी जो एनिमल शेड होती है, उसका पानी वगैरह उसमें इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर किसी गड्ढे में, तो उसका जो पानी होता है ऊपर का, तो वो अगर हम सीधा फसल में प्रयोग करें या उसका स्प्रे करें तो उससे फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें कुछ किसानों को ये इम्प्रेशन गया होगा कि हम गोबर का या सलरी का सीधा भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमें अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां, जैसे एक आध किसान क्या करता है कि वो गोबर का घोल बना करके या सलरी को सीधे तौर पे जो फलों का बाग है, जो ऑर्चर्ड है, हॉर्टिकल्चर का जो बाग है, उसमें उसके तने के आसपास या जो छाया क्षेत्र होता है, उसमें उसको सीधा उस घोल को डाल करके या सलरी को डाल करके जब प्रयोग करता है तो उसके कई किसानों को फायदा भी हुआ है। उसका कारण यह है कि जब वो सलरी या गोबर जब बागवानी के पौधों के आसपास डालता है तो उसको डाल करके वो उसको ज़मीन में मिला देता है, और उसके बाद अगर वो मल्चिंग, जैसे अवशेष की मल्चिंग है, उसका प्रयोग करता है तो उसमें उसका लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसान दूसरी फसलों में करता है, जैसे जो फसल एरोबिक होती हैं या बेड्स पे नहीं बोई जाती, बेड्स में भी ये संभावना है कि अगर हल्का पानी दिया जाए जिसमें सलरी या कच्चा गोबर मिला हुआ है, तो संभावना उसमें भी है कि फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जो फसलें सीधी बिजाई की जाती है, जिनकी ना बेड्स पे उनकी बिजाई की जाती, ना बागवानी की तरह उनकी प्रयोग किया जाता उसको, तो उसमें फ्लैट जो बिजाई की जाती है और उसमें सिंचाई दी जाती है, अगर उसमें हम कच्चा गोबर या सलरी को सीधा प्रयोग करेंगे तो उसका नुकसान फसल को हो सकता है, विशेष तौर पर जमाव के समय। तो इसके क्या क्या हो सकते हैं दुष्प्रभाव? एक तो सबसे पहले संभावना है कि कच्चा गोबर डालने से दीमक का प्रभाव बढ़ सकता है, दीमक का असर बढ़ सकता है, और जिससे आपका जमाव और फसल का बढ़वार भी प्रभावित हो सकती है। अब मान लो कि पानी या ज़मीन में नमक है, और नमक दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि घुलनशील और अघुलनशील नमक होते हैं। उस वीडियो को भी सुनेंगे तो इसकी समझ और अच्छी बढ़ेगी। मान लो पानी में घुलनशील नमक है, घुलनशील नमक में होते हैं क्लोराइड और सल्फेट। तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी की जो ईसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनों में और फसल पे इसका माइनस प्रभाव आने लग जाता है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। तो मैं बता रहा था कि अगर घुलनशील नमक है पानी में या खेत में, जैसे क्लोराइड और सल्फेट, तो इनसे ईसी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, मान लो अगर हम कच्चा गोबर या सलरी खेत में देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनमें बारीक कण रहते हैं गोबर के या सलरी के। तो ज़मीन के अंदर जो मैक्रोपोर होते हैं, जो रंध्र होते हैं, जो सुराख होते हैं, जिनमें हवा ठहरती है, पानी ठहरता है, और इन जो पोर्स के अंदर, ज़मीन के अंदर लंबे टाइम तक जो पानी ठहर पाता है, विशेष तौर पे जो माइक्रोपोर्स होते हैं,
उनमें पानी ठहरता है, और जो मैक्रोपोर्स होते हैं उनमें हवा ठहरती है। तो इनका एक कॉम्बिनेशन मिल करके जब रहता है तो फसल को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये जो पोर्स होते हैं मैक्रो और माइक्रो, तो अगर हम कच्चा गोबर या सलरी सीधा खेत में देंगे तो इनके ये बंद हो जाते हैं। बंद होने से जो हवा का पोर्शन है जो जड़ों को चाहिए, विशेष तौर पे जो एरोबिक फसलें हैं, एरोबिक फसलें वो हैं जिनकी जड़ों को हवा चाहिए, यानी कि पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए उसमें। धान की फसल को छोड़कर जितने भी उत्तर पश्चिम भारत में फसलें ली जाती हैं ये सभी एरोबिक फसलें हैं। जैसे आपकी कोई कपास, गन्ना या बाजरा, जितने भी तरह की सरसों वगैरह जितनी हैं, ये एरोबिक फसलें बोली जाती हैं कि इनको जड़ों को हवा चाहिए। तो जब हम कच्चा गोबर या सलरी को प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मैक्रोपोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उनके बंद होने से जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं, तो उसमें जो हवा का संचार है या पानी का संचार है जड़ों तक, वो भी उसमें रुक जाता है, जिसकी वजह से नुकसान होने की संभावना होती है। तो मान लो अब घुलनशील पार्ट है उसमें, घुलनशील में क्लोराइड और सल्फेट दो तरह के नमक होते हैं। तो अगर एनएरोबिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि खेत में यदि हवा की जड़ों के आसपास के वातावरण में कमी हो जाती है तो उसमें एसिड बनने की संभावना रहती है। हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी जो पीएच है, आमतौर पर उनकी पीएच लगभग हरियाणा में 7.25 से और 8 के बीच में होती है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जिनकी 8.1 8.2 तक भी पीएच मानी जाती है, और जहाँ पानी ज़्यादा खराब है, ज़मीनें ज़्यादा खराब हैं, वहाँ पर पीएच और थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है और 8.5 से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन जो आम पीएच है ज़मीनों की वो 7.25 से लेकर के 8 के बीच में है। तो जो पौधे की जड़ें होती हैं, जड़ों के आसपास जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए और माइकोराइजा जैसी जो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं तो इनमें से एसिड्स एक्सक्रीट होते हैं और एंजाइम एक्सक्रीट होते हैं, जो जड़ों के आसपास एक न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, उपलब्धि बढ़ा देते हैं। जो न्यूट्रिएंट पौधे की जड़ों को नहीं मिल पाते हैं तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से उनकी उपलब्धि बढ़ जाती है, यानी कि पीएच को ये कम करने में सहायता करते हैं। और अगर मान लो हमारे पानी में भी नमक हैं, जैसे अगर क्लोराइड है, तो बिना हवा का वातावरण बढ़ने की वजह से उसमें HCl की मात्रा बढ़ सकती है जड़ों के आसपास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर सल्फेट है पानी में तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी भी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी उस पर प्रभाव डाल सकती है। मान लो अब अघुलनशील नमक हैं। नमक दो ही तरह के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील में जैसे बताया क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, और अघुलनशील में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, और इनमें सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, सोडिसिटी होती है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उनकी जगह पर मिट्टी के कणों के ऊपर सोडियम आकर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से एल्कलिनिटी बढ़ जाती है और पीएच भी 8.5 से ऊपर चली जाती है। तो इसमें अगर मान लो हवा की कमी हो जाती है जड़ों के आसपास, क्योंकि जड़ों के आसपास हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हवा की कमी हो जाती है और उसमें तो कार्बनिक एसिड H2CO3 की फॉर्मेशन बढ़ सकती है, और जड़ों के आसपास जैसे मैंने बताया पहले ही एक एसिडिक माहौल बन जाता है। अगर ठीक ज़मीनें हैं, हमारी अच्छी ज़मीनें हैं और उसमें हम इस तरह का काम करते हैं तो उसमें कई तरह के जैसे अम्ल हैं या एसिड है वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से पीएच जो ज़मीन की है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पीएच में जैसे कार्बनिक एसिड बन गया हमारा तो उसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बढ़ने की वजह से, और सोडियम भी मान लो पानी में है, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो उसमें सॉइल की पीएच जो हमारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और जिसकी वजह से हमें जिप्सम फिर डालना पड़ेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब जिप्सम डालने पर भी एक बात बता देता हूँ मैं कि जिप्सम भी हम कई बार बगैर टेस्ट कराए डाल देते हैं। मान लो हमारे पानी में सल्फेट है, पहले ही घुलनशील नमक में है और उसमें सल्फेट ज़्यादा है, उसके ऊपर से एक हमारा विचार रहता है कि हमारी ज़मीन में नमक है तो हम बगैर टेस्ट करवाए जिप्सम का प्रयोग करने लग जाते हैं। और अगर पानी में सल्फेट हैं तो जिप्सम में भी सल्फेट होता है, जैसे कैल्शियम और सल्फेट मुख्य तौर पे होता है, तो उसमें जिप्सम डालेंगे तो उससे सल्फेट की मात्रा और भी बढ़ सकती है और जिससे फसल पर नुकसान आ सकता है। और यदि पानी में क्लोराइड है, जैसे सल्फेट के अलावा क्लोराइड है, और क्लोराइड भी
अगर हम जैसे ज़मीन में बढ़ जाता है, वो पानी लगातार बार बार हम देते हैं, तो उसमें भी म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे KCl होता है, उसमें भी क्लोराइड होता है। अगर उसको हम खेत में डालेंगे तो उससे भी फसल को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें ऐसे खेतों में जो क्लोराइड है, यानी कि इसका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो सब्स्टिट्यूट है, इसकी जगह दूसरा हम जैसे NPK का प्रयोग कर सकते हैं या सल्फेट ऑफ पोटाश का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कच्चा गोबर या एक सलरी के तौर पे उसको खेत में डाला है, तो इसमें संभावना हो सकती है कि घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही नमक और ज़्यादा बढ़ सकते हैं ज़मीन में, और ये बढ़ेंगे ज़मीन में जब जड़ों के आसपास एक हवा का वातावरण कम हो जाएगा और बिना हवा का वातावरण उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि हमें जिप्सम को डालते हुए भी ज़रूर खेत का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जिप्सम इसलिए डालते हैं कि ज़मीन में सोडियम होता है। जो ज़मीन के जो माइसील होते हैं उसके ऊपर जो सोडियम बैठ जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो हम उसमें जिप्सम डालते हैं। तो जिप्सम में जो कैल्शियम है वो उस सोडियम को हटा करके और कैल्शियम जगह ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है। और जो सोडियम है सल्फेट के साथ मिलके, जो जिप्सम के अंदर सल्फेट है उसके साथ मिल करके वो पानी के साथ नीचे लीच डाउन कर जाता है, जड़ों से नीचे चला जाता है। लेकिन अगर मान लो हमने बगैर टेस्ट किए करवाए और जिप्सम की मात्रा ज़्यादा डाल दी है, तो जो जिप्सम में कैल्शियम है वो पहले उसमें सोडियम को रिप्लेस करता है, सोडियम भी उसमें लीच डाउन कर जाता है। लेकिन मान लो ज़्यादा डाला है और वो ज़्यादा डालने की वजह से जो सोडियम रिप्लेस हुआ है, इसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम भी पार्शली सोल्यूबल होता है, यानी कि वो भी उसमें घुलनशील होता है पानी में। तो वो जैसे सोडियम सल्फेट नीचे लीच डाउन हुआ है, जड़ों के नीचे गया है, तो उसके बाद जब सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम की बढ़ने लग जाती है, तो मैग्नीशियम भी सल्फेट के साथ मिलकर लीच डाउन कर सकता है। इसलिए हमें जिप्सम का प्रयोग भी सोच समझकर खेत में देना चाहिए। अब क्या आता है कि ये मेरा भी एक अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। मान लो जमीनें हैवी हैं आपकी, भारी ज़मीनें हैं, पानी कम पीती हैं, या जो ढब्बर टाइप जिनमें जो जल्दी सिकुड़ती हैं और जल्दी फैलती हैं, जिनको आप डाकर ज़मीनें कह सकते हैं, तो उनमें मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर किसानों के खेतों पे, और मेरे रिसर्च फार्म पर भी मैं जब संभालता था तो फार्म मैनेजर था, तो उसमें जब लगातार किसी खेत में ढैंचे की ग्रीन मैन्योरिंग, और ढैंचा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा कर देते थे, तो जिन खेतों में ढैंचे की मात्रा बढ़ जाती थी तो उनमें देखा, और किसानों के खेतों पे भी देखा, कि जहाँ भी सलरी ज़्यादा मात्रा में यूज हो रही है या कच्चा गोबर ज़्यादा यूज हो रहा है या इवन सड़ा हुआ गोबर का खाद भी ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, तो उसमें नीचे जो एसिड बनते हैं वो नीचे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हैवी ज़मीनें हैं, नीचे सख्त लेयर बन जाती है उनमें। तो उसमें भी ढैंचे के खेत में मैंने देखा है कि सर्दियों में जहाँ अगर मान लो खेत लेवल नहीं होता है और लगातार हम खेत में ढैंचे की हरी खाद करते रहते हैं, तो वहाँ जहाँ भी पानी खड़ा होता है, नीचे जहाँ डिप्रेशन होते हैं खेत में, नीचे जो पैच होते हैं जिनमें पानी लगातार खड़ा बना रहता है, तो उन वहाँ पर मैंने देखा है कि जब धान के बाद गेहूं की बिजाई की जाती है तो गेहूं का जमाव भी प्रभावित होने लग जाता है। तो इसी तरह मान लो हमने ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद या इस तरह या जो आपकी पोल्ट्री की खाद डालते हैं या लगातार ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं और नीचे ज़मीन पानी कम पीती है, तो उसमें ये प्रभाव जो है एसिड्स का प्रभाव, यहाँ तक कि अगली फसल पर भी मैंने कई बार थोड़ा बहुत होते देखा है। तो इसके अतिरिक्त क्या है कि मान लो हैवी ज़मीन है आपकी, तो उसमें लगातार हम ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड करते चले जाते हैं, जैसे कच्चा गोबर है या सलरी है या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसमें अगली फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है या उस फसल में भी कमी हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या करता है कि इसमें कार्बन के पॉइंट होते हैं, उस कार्बन के साथ ही मिल करके सारे पोषक तत्व किसी न किसी तरह से बंध के रहते हैं खेत में, और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो धीरे धीरे उन कार्बन के पॉइंट को खा करके और उसको डिकम्पोज करते हैं और एंजाइम रिलीज करते हैं वो, तो जिससे फसल को फायदा होता है। लेकिन जो कार्बन ज़्यादा चला गया खेत में, जो कार्बन का स्रोत ज़्यादा चला गया है, उसके साथ जो लिंक हैं
उसके जो बॉन्ड्स हैं उनके साथ दूसरे जो पोषक तत्व खेत में पड़े हैं और वो कार्बन सोर्स ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर हमने ज़्यादा डाल दिया है, तो जो न्यूट्रिएंट्स सभी उसके साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने की वजह से वो फसल को नहीं मिल पाते हैं, बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से खेत में जो फसल को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, जैसे फास्फोरस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनमें भी विशेष तौर पर जैसे जिंक है, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, इनमें कॉपर और मैंगनीज ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं, अगर हमने खेत में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया है तो ये पोषक तत्व सबसे पहले, और तीसरा फास्फोरस, ये तीनों ही एक गांठ बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो फसल को नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें इसलिए इस वीडियो में मैंने यही बताया कि हम अगर कच्चा गोबर या सलरी इसका प्रयोग सीधा ना करें, और अगर करें तो जैसे हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, बागवानी की फसलें हैं, या बेड्स पे फसल बोई गई है जहां ये पानी सीधा तने को ना लगता हो, सीपेज से जड़ों तक पानी जाता हो, वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। या पानी देने के बाद हमें खेत की नड़ाई करनी है, जैसे इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, तो ऊपर घास वगैरह कंट्रोल करने के लिए वहां भी इसका कभी कभी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रूटीन में इनका सीधा प्रयोग न करें। इसकी वजह से तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कई तरह की समस्याएं हमें आ सकती हैं। तो अब एक बार फिर मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।